Good morning, students. As you know, in last class we have started the changing role of public sector. So students, इससे पहले हमने पढ़ लिया about departmental undertaking, statutory corporation and government company. Now we have started the role of public sector in the development of economy or in public sector, or the role of public sector in the development of Indian economy. And we have discussed the first point, which is development of infrastructure. और ये यहीं से स्टार्ट इसलिए हुआ है, रीज़न कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ ही किसी भी कंट्री की रैपिड ग्रोथ में पेस देती है। जो हमारी ग्रोथ रेट है वो तभी हो पाएगी जब हम लोग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाएंगे, लाइक रोड, ट्रांसपोर्टेशन, electricity, fuel, power, talented employees, or we can say skilled labor. So by the help of infrastructure we can easily develop the economy. The second point which reflects the role of public sector in Indian economy is regional balance. Do you know regional balance? As we know that all the states are not equally capable of production of everything. Reason, they have some limitations, they have some geographical conditions कि हर स्टेट अपने आप में डेवलप नहीं है, हर स्टेट अपने आप में बहुत आगे नहीं है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट के पास अपने अपने कुछ स्पेशल जोग्राफिक कंडीशंस हैं, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ की जो लेबर है, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है डेवलपमेंट करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं कि जब हम लोग आज़ाद हुए, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है कि कुछ स्टेट थे जो हमारे डेवलप थे, ठीक है, जो और डेवलप कर सकते थे, लाइक पंजाब की हम बात करें, कर्नाटका की हम बात करें, आंध्र प्रदेश की हम बात करें, तो ये सब जिनकी हम बात कर रहे हैं डेवलप हुआ करते थे और डेवलप हैं भी आज। बट एवरी स्टेट, लाइक हम थोड़ा यूपी की बात कर लें, यूपी का एक साइड जो था वो बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ हमारे आज भी थोड़े डेवलप नहीं है। रीज़न, अब इसी के लिए कहा गया है कि रीजनल बैलेंस। पब्लिक सेक्टर उन एरिया में एस्टेब्लिश किया गया जहां प्राइवेट सेक्टर और कोई भी इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं था। रीज़न कि बैकवर्ड सेक्टर में इंडस्ट्री लगाने का मतलब है, रिमोट एरिया में इंडस्ट्री लगाने का मतलब है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आएगी, फ्यूल, पावर, एनर्जी, लेबर सेटअप करने में, ठीक है, और ऐसी जगह आपको इंडस्ट्री लगाना पसंद नहीं करेंगे। तो क्या सीधी सी बात है, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहीं डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट करने का जिम्मा उठाया पब्लिक सेक्टर ने। द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑल रीजन एंड स्टेट इन अ बैलेंस्ड वे एंड रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज। ये गवर्नमेंट ने जिम्मा उठाया कि हम ये सारे डिस्पैरिटीज़ को दूर करेंगे और हर एरिया का डेवलपमेंट करेंगे। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस वाज लिमिटेड टू अ फ्यू एरियाज लाइक द पोर्ट टाउन्स इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहीं होती थी या वहीं करना चाहते थे प्राइवेट सेक्टर के लोग जहाँ फैसिलिटीज़, जहाँ रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाए। आफ्टर 1951 द गवर्नमेंट लेज डाउन 5 ईयर प्लान्स। और हुआ ये कि 1951 के बाद जब 5 ईयर प्लान्स प्रिपेयर किए गए तो वहीं बताया गया कि आप किस तरह से इकोनॉमी डेवलपमेंट का काम करेंगे, किस तरह से आप प्लांट को एस्टेब्लिश करेंगे, किस तरह से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, किस तरह से वहाँ की वर्कफोर्स को काम देंगे, और किस तरह से आप बैकवर्ड सेक्टर के रीजन, फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्री लगती है तो रोड, ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, पावर, ये सब वहाँ के लोगों को भी मिलना स्टार्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट होता है, जिसके थ्रू उस रीजन का, उस एरिया का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सबसे बड़ी बात यह है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिप्रेजेंट्स अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। व्हेन वी डू large scale production we can easily minimize the per unit cost। हम पर यूनिट कोस्ट को कम कर सकते हैं। क्यों? रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी, गुड्स की प्रोसेसिंग की कॉस्ट कम होगी, ठीक है,
ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पे भी इफेक्ट होगा। कुल मिलाकर देखा जाए शॉर्ट में कहें तो हम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितनी ज़्यादा कैपिटल लगाकर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उतनी ही हमारी कॉस्ट भी कम आ जाएगी। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ह्यूज प्रोडक्शन ही करना था तो और ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, तो वहाँ भी ये काम किया हमारे पब्लिक सेक्टर ने, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, टेलीफोन इंडस्ट्री। यहीं से जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी ये भी किसने स्टार्ट की? पब्लिक सेक्टर ने स्टार्ट की। नेक्स्ट, चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब कुछ एरिया ऐसे थे, ठीक है, जहां प्राइवेट सेक्टर का काम हुआ करता था, प्राइवेट सेक्टर काम किया करता था, लेकिन इन्हें चेक करना था कि मार्केट में कहीं मोनोपोली तो क्रिएट नहीं की जा रही। मोनोपोली का मतलब होता है कि जब मार्केट में एक सेलर होता है, अकेला सेलर होता है, तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। दैट मीन्स अपनी मनमानी कर सकता है प्राइस को लेकर, अपने प्रॉफिट मार्जिन को लेकर, अपने ट्रेडिंग पॉलिसी को लेकर। सो इस सब से बचने के लिए हम नहीं चाहते थे कि पावर्स का कॉन्सेंट्रेशन हो किसी भी तरीके से, और इन सब से बचने के लिए ही गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्री भी लगाई, और जहाँ कुछ बिजनेस और कुछ इंडस्ट्री केवल कुछ लोगों के पास थी, तो वो लोग उस पावर को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सके, उसको मिसयूज़ नहीं करें, इसीलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कुछ लगाम भी लगाने का काम किया कि कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपनी तरफ से कुछ इंडस्ट्री लगा दी और कुछ आपके लिए रूल्स रेगुलेशन भी बना दिया। इन सब का बेनिफिट ये हुआ कि कुछ हैंड्स में पावर का कॉन्सेंट्रेशन नहीं हुआ। द नेक्स्ट इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। देखो समझना इस चीज़ को ध्यान से कि इफ़ वी एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्ट फिनिश गुड्स, तो ये हमारी इकोनॉमी को डाउन करता है। क्यों? अगर इंडस्ट्री यहीं होगी और अगर हम यहीं प्रोडक्शन कर लेंगे तो क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सेकेंड, रिसोर्सेज का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है वो हो जाएगा। थर्ड, हमारी जीडीपी भी ग्रोथ मिलेगी, यहाँ की इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो इसका बेनिफिट मिलता है दूसरी कंट्री को। तो हमारे पब्लिक सेक्टर का एक ये काम भी था, या हमारा एम था कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं। हम जो इंपोर्ट करने का काम करते हैं वो अब नहीं करना पड़े, हम लोग अपने ही यहाँ उस गुड्स का प्रोडक्शन कर ले और उस इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन ढूंढ ले। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। हम बात करने जा रहे हैं कि ये तो थी हमारी बिफोर 1990, लेकिन पोस्ट 1990 की बात कर रहे हैं हम लोग अब कि 1990 के बाद हमने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एडॉप्ट किया, जिसे हमने कहा था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब उसकी बात की जा रही है, और इन्होंने कहा कि जो द मेन एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट, रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियल वाइबल पीएसयू, कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और अगर वो लॉस में चल रही है तो उसे या तो रिवाइव करना या उसे किसी और फर्म के साथ मर्ज करके उसको रीस्ट्रक्चर कर देना। क्लोज डाउन पीएसयू विच कैन नॉट बी रिवाइव, और जो रिवाइव नहीं हो सकती उसे शट डाउन कर देना क्योंकि वो और भी ज़्यादा लॉस करेगा। ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट इक्विटी इन नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयू टू 26% और लोअर इफ नेसेसरी, और लगता है कि हाँ कहीं पावर का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है और गवर्नमेंट की यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से कैपिटल रिडक्शन करके 51% से 26% तक लेकर आना, ठीक है, और वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ये सब हमने कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एलिमेंट बनाए थे। इज इट क्लियर? अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कुछ एलिमेंट्स में से हमारा फर्स्ट पार्ट है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 एंड देन टू 3। कि जब हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स बनाए या जब हम लोग आज़ाद हुए तो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि पावर का कॉन्सेंट्रेशन हो, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इंडस्ट्री अपने हिसाब से काम करे, प्राइवेट सेक्टर को कोई मौका दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने मोस्ट ऑफ द सेक्टर को रिजर्व कर दिया और बाकी को कर दिया लाइसेंसिंग प्रोसीजर में, लाइसेंसिंग राज बना दिया कि आप काम करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, लाइसेंस लो, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, लाइसेंस लो।
तो पहले जो ये इंडस्ट्रीज थी ये 17 हुआ करती थी, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड थी कि आप आ ही नहीं सकते, लेकिन बाद में इसे 8 किया गया और फिलहाल केवल 3 इंडस्ट्री ऐसी है जहां पब्लिक सेक्टर काम करता है। वो है हमारा एटॉमिक एनर्जी, मतलब आज के टाइम जो हम बात करें कि केवल 3 इंडस्ट्री ऐसी है जो कि हमारे पब्लिक सेक्टर के पास है, जैसे कि इन्होंने बताया एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स और रेल ट्रांसपोर्टेशन, ये पूरा आज भी पब्लिक सेक्टर है। इसके अलावा पहले कम्युनिकेशन भी हुआ करता था, ठीक है, और भी चीज़ें हुआ करती थी जो कि रिजर्व थी, लेकिन अब हमने हमारा रिजर्वेशन हटा दिया है, केवल 3 सेक्टर को अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। और देखा जाए तो ये सेक्टर अपने पास इतने टाइम तक इसीलिए रखे गए ताकि इन सेक्टर का डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर कर सके, बट क्योंकि अब वहाँ डेवलपमेंट हो चुका है तो अब हमने वो हिस्सा किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को अवेलेबल करवा दिया। नेक्स्ट, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स अ सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कि जब हमने किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल लगाई, इस प्रोसेस को हमने कहा इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब हमने कैपिटल रिमूव कर ली किसी भी पार्ट से, पब्लिक सेक्टर की पार्ट से, तो उसी प्रोसेस को हमने कहा डिसइन्वेस्टमेंट, की जहां हमें लगा कि हम रिवाइव नहीं कर सकते वो भी डिसइन्वेस्टमेंट है, और जहां हमें लगा कि अब ये प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए क्योंकि जितना डेवलपमेंट हमारे हिस्से का था वो हमने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो ये क्यों किया गया कि डेवलपमेंट हो चुका है। दूसरा, गवर्नमेंट के पास जो फंड्स होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, तो अगर ऐसी बात है तो गवर्नमेंट को देखो और भी जगह डेवलपमेंट करना होता है, तो गवर्नमेंट वहाँ से इन्वेस्टमेंट वापस निकालकर किसी और सेक्टर में लगाकर डेवलपमेंट कर सकती है, तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर, कुछ रीजन थे हमारे पास। पहला कि भैया लार्ज अमाउंट जो था वो हमारा लॉक हो रखा था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, उसे रिमूव करना, कहीं और लगाना। सेकेंड, ह्यूज अमाउंट ऑन पब्लिक डेब्ट एंड इंटरेस्ट बर्डन था हमारे पास, तो उसे भी हटाना था। इसके अलावा कमर्शियल जो रिस्क थी हमारे, उसे प्राइवेट सेक्टर को देना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लगाकर डेवलप कर सकें। इसके अलावा एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री करना ताकि वो कॉरपोरेट गवर्नेंस या कंपनीज एक्ट के हिसाब से चल सके, ठीक है। और ये इन्होंने बताया कि मोनोपोली क्रिएट नहीं हो, जैसे कि हमने बताया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं हो, इसके लिए भी किया गया। नेक्स्ट आता है पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी द सेम एज दैट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। सिक यूनिट्स का मतलब है खांसी जुकाम बुखार से नहीं है, सिक यूनिट्स का मतलब है दोज इंडस्ट्रीज विच आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम फ्यू ईयर्स और फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड सिक यूनिट्स। तो इन्होंने कहा कि देखो सीधी सी बात है कि अगर हम यूनिट बंद करते हैं तो इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर होता है, अनएम्प्लॉयमेंट में क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जब हम शट डाउन करेंगे तो जो लोग हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, काम धंधा नहीं होगा, पॉवर्टी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इफेक्ट होती है। तो इन्होंने कहा कि हमने पॉलिसी बनाई, अगर आपको याद हो तो हमने BIFR पढ़ा था, ठीक है, तो उस बोर्ड को रेफर कर दिया जाएगा केस और दोनों कंडीशन चेक की जाएगी कि आपको रिवाइव किया जा सकता है तो रिवाइव किया जाएगा, रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, बट if there is no possibility of earning of profit in the future, then आपका शट डाउन करने का ऑर्डर दे दिया जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? फिर उसमें ये भी देखा जाएगा कि कुछ रिट्रेंचमेंट, मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ की छटनी की जा सकती है क्या, तो ये सब चीज़ें इसमें बता रखी है जो कि आप लोग आराम से देख सकते हैं। एंड द लास्ट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि देखो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, आपकी जवाबदेही फिक्स करने के लिए इस प्रोसेस को बनाया गया है। और इसमें साफ साफ और आसान शब्दों में बताया गया है कि आपको एक एग्रीमेंट साइन करके देना है, और उसे हमने कहा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आप अपनी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को नहीं भूलेंगे। इसका मतलब है कि आपको जो टारगेट दिए गए हैं, आपको जो टास्क दी गई है, आपको जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं, आप उन्हें पूरा करेंगे ही करेंगे, और इसी के बाद आप आगे कोई काम करेंगे। और साथ के साथ में आप मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी रिलेशन बनाकर चलेंगे, और उनके साथ और उनकी प्लानिंग के हिसाब से, उनकी पॉलिसी के हिसाब से काम भी करेंगे। इसी को कहा गया मेमोरेंडम ऑफ
अंडरस्टैंडिंग। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट्स, देखा जाए तो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट को हमारे जो है वो हटा दिया गया है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो जो ग्लोबल एंटरप्राइजेज हैं, जॉइंट वेंचर उसके टाइप्स हैं, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दैट इज पीपीपी मॉडल जो है उसे रिमूव कर दिया गया है हमारे सिलेबस से। बट थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि एक ऐसी एंटरप्राइज जो मोर देन वन कंट्री में काम करती है उसी को हम कहते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सीधी सी बात है, एक से ज़्यादा कंट्रीज में काम कर रहे हैं तो ह्यूज कैपिटल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ये आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी को कहा जाता है ग्लोबल एंटरप्राइजेज। ये केवल मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाह रहा हूँ। जॉइंट वेंचर को हम अलायंस भी कहते हैं या कोलैबोरेशन भी कह सकते हैं, कि जब दो या दो से ज़्यादा फर्म मिल जाती है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जहां एक पार्टी मार्केट और एक पार्टी टेक्नोलॉजी और कैपिटल अवेलेबल करवाने का प्रॉमिस करती है। मतलब किसी भी रीज़न से जब कोलैबोरेशन हो जाता है उसी को हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। सीधी सी बात है, एक फर्म के कंपैरिजन में दो फर्म के पास फंड्स ज़्यादा होंगे, एक फर्म के कंपैरिजन में दो फर्म के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, एंड द लास्ट इज पीपीपी मॉडल। इसका मतलब है कि देखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जब पब्लिक एंटरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन होगा, ठीक है, जैसे कि हम जयपुर मेट्रो की बात करें, ये पीपीपी मॉडल पर है कि कुछ प्राइवेट होल्डिंग्स भी है और कुछ पैसा हमारे गवर्नमेंट ने लगाया है। तो जब पब्लिक की और प्राइवेट की पार्टनरशिप होगी, कोलैबोरेशन होगा, उसी को कहा गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो chapter 3 is now completed. Still, if you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Thank you students.